हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। हरियाणा की तमाम खबरों के लिए आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे फटाफट हरियाणा पर। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में सरकार ने कई रियायतों की घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि मंगलवार से बसों की सेवा को शुरू कर दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि नई हिदायतें केवल कंटेनमेंट जोन में ही लागू की जाएंगी। बाकी बचे जोन को ऑरेंज जोन मानकर वहां सामान्य गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी। गृह मंत्री अनिल विज ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों के मजदूर पलायन कर रहे हैं वो राज्य अगर एनओसी नहीं देंगे तो अगर वो राज्य एनओसी देंगे तो 4 दिन में मजदूरों को वापस उनके राज्यों में भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो अगर मजदूरों को भेजा जा रहा है तो सरकारें उन्हें वापस भेज रही हैं। गृह मंत्री ने साथ में ये भी कहा कि उन प्रदेशों की इन दिनों अपनी भी परेशानियां हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों में पलायन का सिलसिला लगातार जारी है, तो दूसरे राज्यों की सरकारों के सामने भी काफी चुनौतियां हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा MHA ने गाइडलाइंस जारी की हुई हैं, जिनके मुताबिक इन प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी उन्हीं राज्यों पर है जिन राज्यों के प्रवासी मजदूर हैं। विदेश से आए तबलीगी जमात के लोगों के मुद्दे पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ऐसे 107 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था जो विदेश से टूरिस्ट वीजा पर आकर धार्मिक कार्य कर रहे थे। इसलिए भारतीय कानून के मुताबिक जब ये लोग अपनी सजा पूरी कर लेंगे तब इन्हें इनकी एम्बेसी से बात करके डिपोर्ट किया जाएगा। लॉकडाउन को लेकर बयानबाजी कर रहे ओवैसी पर भी अनिल विज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओवैसी को नियम कानून का क्या पता। उन्होंने कहा उन्हें क्या पता कि लॉकडाउन क्या होता है। विज ने कहा कि ओवैसी ने तो कभी नियम कानून माना ही नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नौकरियों के सवाल पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में बना रही है। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार की ओर से अलग अलग श्रेणियों में नौकरियों के इंटरव्यू के बाद भी रिजल्ट नहीं आना गठबंधन सरकार की युवा विरोधी सोच को प्रदर्शित करता है। सुरजेवाला ने कहा कि 10 लाख से ज्यादा युवा साल 2015 से आज तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एडवर्टाइज की गई नौकरियों के नतीजे के इंतजार में है। लॉकडाउन 4 के लागू होने के बाद सिरसा के उपायुक्त रमेश चंद्र ने भी सिरसा वासियों के लिए निर्देश जारी किए। सिरसा में पहले की तरह ही लेफ्ट राइट फॉर्मूले पर दुकानें खुलेंगी। हालांकि दुकानों के खोलने और बंद करने को लेकर नया टाइम टेबल जारी किया गया है। अब दुकानें सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। रेस्तरां भी लॉकडाउन 4 में सशर्त खुल सकेंगे। रेस्तरां में सिर्फ ऑर्डर लिए जाएंगे। रसोई में सामान तैयार करके होम डिलीवरी की जा सकेगी। रेस्तरां में ग्राहकों को बिठाकर सर्विस नहीं दी जा सकेगी। हिसार के बाजारों में आवागमन चरम सीमा पर है। बैंकों के सामने भी लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। लोगों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि प्रदेश में लॉकडाउन लागू है। इस दौरान लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे हैं, न ही धारा 144 का। बाजारों में घूमने के दौरान ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिखाई दिए। लोगों में न तो प्रशासन का डर दिखाई दिया, न ही कोरोना से जंग के खिलाफ अपनी जिम्मेदारी दिखाई दी। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। महेंद्रगढ़ जिले की विधानसभा नांगल चौधरी में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया। साथ ही लोगों की आवाजाही पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। गांव को 2 जोन में बांटकर पूरे गांव की थर्मल स्कैनिंग
द्वारा जांच की गई। वहीं संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों के भी सैंपल लिए गए हैं। डॉक्टर के मुताबिक संक्रमित व्यक्ति की पानी में कोरोना के सिम्टम्स संक्रमित व्यक्ति की पत्नी में कोरोना के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ कुल 22 लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है। टोहाना से राहत की खबर सामने आई है। टोहाना में महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उसके संपर्क में आए 11 लोगों की जांच की गई। इस दौरान सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से लगातार कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का सर्वे किया जा रहा है। एसएमओ डॉक्टर हरविंदर सागू ने इस बात की जानकारी दी। टोहाना में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड-19 को लेकर सावधानी बरती जा रही है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। विभाग के द्वारा टोहाना में 100 आइसोलेशन बेड का प्रबंध किया गया है। इसके लिए टोहाना के क्षेत्र के 4 अस्पतालों में इंतजाम किए गए हैं। इसमें से एक सरकारी अस्पताल भी शामिल है और 3 निजी अस्पताल भी हैं। बाहर से आने वाले अधिकतर लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। मामले में अधिक जानकारी देते हुए नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर सागू ने बताया कि टोहाना में 4 अस्पताल में आइसोलेशन बेड लेकर उसे डेडिकेटेड कोविड हेल्प सेंटर बनाया गया है। कोरोना वायरस का हर क्षेत्र में असर देखने को मिला है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार जीवन को पटरी पर लाने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। उद्योगों को उभारने के लिए देश में व्यावसायिक गतिविधियां पटरी पर आए, उसके लिए पैकेज की घोषणा की गई। इसी को लेकर गुरुग्राम में कई उद्योग शुरू हो गए हैं, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क जैसे नियमों का पालन करना होगा। हरियाणा न्यूज़ ने कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी के लघु उद्योग का जायजा लिया, जहां नियमों के साथ कर्मचारी काम करते नजर आए। लॉकडाउन के चौथे चरण में भी पंजाब की सीमा से प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। पंजाब पुलिस बिना रोके मजदूरों को नदी या खेतों के रास्ते हरियाणा में भेज रही है। प्रवासी मजदूर साइकिल या फिर पैदल यूपी के लिए निकल रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्हें कई दिनों तक घर बिठाकर उन्होंने वक्त बिता दिया, लेकिन अब पैसे न होने के कारण मजदूरों का घर पर रहना मुश्किल हो गया, इसलिए मजदूर अपने गांवों के लिए निकल गए। मजदूरों का कहना है कि पैदल जाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में सरकार को हमारी ओर ध्यान देना चाहिए। मुलाना और बराड़ा क्षेत्र के सभी होम शेल्टर्स में प्रवासी मजदूरों की तादाद क्षमता से ज़्यादा हो चुकी है। जिस शेल्टर होम में 200 लोगों की क्षमता होती है, वहां 400 लोग रखने पड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि पुलिस को वैकल्पिक ठिकाने तलाशने पड़ रहे हैं। प्रवासी मजदूर लगातार अपने घर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं। तहसीलदार का कहना है कि लोगों को समझाने और संभाले रखना भी मुश्किल हो रहा है। प्रशासन अभी तक प्रवासी मजदूरों को भेजने का प्रबंध नहीं कर पाया है। मुलाना के तहसीलदार का कहना है कि अगर 1 या 2 दिन में मजदूरों को उनके घर भेजने का प्रबंध नहीं किया गया तो वो पैदल घर निकल सकते हैं। यमुनानगर में प्रशासनिक अधिकारी प्रवासी मजदूरों को शेल्टर होम भिजवाने के लिए आए थे, लेकिन प्रवासी मजदूर खेतों के रास्ते अपने घरों की ओर जाते दिखाई दिए। इस मौके पर उपमंडल अधिकारी दर्शन कुमार और डीएसपी सुभाष चंद्र ने प्रवासी मजदूरों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ मजदूरों ने अधिकारियों की बात मानकर शेल्टर होम में जाने की बात मान ली। फिरोजपुर झिरका कस्बे के लोगों ने कोरोना योद्धाओं का फूल मालाओं के साथ सम्मान किया। कस्बे के लोगों ने पुलिस और सफाई कर्मचारियों का सम्मान करते हुए उन पर फूल बरसाए। लोगों ने बताया कि इन लोगों की वजह से हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। ये लोग कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से लड़ रहे हैं। योद्धाओं के इसी जज्बे को देखते हुए लोगों ने उनका सम्मान किया और उनका हौसला बढ़ाया। गोहाना की अनाज मंडी में गेहूं का उठान और भुगतान न होने से आढ़तियों में सरकार के खिलाफ रोष है। आढ़तियों का आरोप है कि उठान प्रक्रिया में घूस ली जा रही है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि मंडी में लेबर की कमी है और जो लेबर काम कर रही है वो अनट्रेंड है।
किसानों का कहना है कि मजबूरी में गोदाम से लेबर बुलाकर उठाने का काम करवाना पड़ रहा है। इसके लिए उनको अलग से भुगतान करना पड़ रहा है, जिसका सीधा नुकसान आढ़तियों के हिस्से में पड़ता है। मंडी में आढ़तियों ने बताया कि 20 अप्रैल से अब की बार गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक एक ही बार गेहूं की पेमेंट आई है, जिसके चलते उन्हें आगे किसानों को पेमेंट देने में भी दिक्कत आ रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से हुई मुठभेड़ के दौरान सोहना का जवान राज सिंह शहीद हो गया। शहीद के गांव दमदमा में शोक की लहर है। पूरा परिवार शहीद राज सिंह की शहादत पर गर्व कर रहा है। शहीद ने एक दिन पहले ही अपनी मां और पत्नी से वीडियो कॉलिंग पर बात की थी और छुट्टी मिलने पर घर आने की बात कह रहे थे। गांव के लोगों का कहना है कि शहीद राज सिंह खेल के बड़े शौकीन थे। शहीद की शहादत को पूरा गांव नमन कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान खरखौदा में पुलिस के गोदाम सील करने के बावजूद शराब बिक्री का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल शराब तस्करी के आरोपी भूपेंद्र की गिरफ्तारी के बाद अब जिला पुलिस अधीक्षक ने खरखौदा थाने के 31 पुलिस कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण और दैया खाप इस मामले को लेकर सिसाना गांव में लामबंद हुए थे। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए थे। फिलहाल खरखौदा थाने के 31 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है। 2 दिन से पीजीआई में रिमांड के दौरान बिगड़ी तबीयत के बाद भर्ती हुए भूपेंद्र को भी छुट्टी दी गई। बता दें कि रिमांड के दौरान आरोपी भूपेंद्र ने तत्कालीन एसएचओ और अन्य पुलिसकर्मियों की मिलीभगत की बात को कबूला था। नूह के करहेड़ी गांव में 2 पक्ष एसडीएम के सामने आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक गांव में राशन डिपो होल्डर के खिलाफ लगातार शिकायतें की जा रही थी, जिसकी जांच करने खुद एसडीएम करहेड़ी गांव पहुंचे थे, मगर हालात बिगड़ते देख एसडीएम खुद उल्टे पांव मौके से चले गए। एसडीएम गांव के स्कूल के कमरे में अलग अलग लोगों से उनकी समस्याएं जान रहे थे कि अचानक शिकायतकर्ता और डिपो होल्डर के बीच कहासुनी हो गई। बाद में दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए, जहां जमकर मारपीट हुई। फिलहाल मामले में किसी की शिकायत नहीं की गई है। नूह पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कई मामलों में वांछित अपराधियों को पकड़ा है। ये अपराधी नूह के अलावा दिल्ली, फरीदाबाद, राजस्थान में एटीएम मशीन काटने के मामले में शामिल थे। पुलिस ने इन नामी बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा है। करनाल के गांव शेखपुर में जमीन विवाद के चलते एक 22 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते दोनों पक्ष भिड़े थे, जिसके बाद यह हमला हुआ। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। कैथल के तितरम गांव के पास चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद गाड़ी में बैठे 2 पुरुषों और एक महिला ने किसी तरह अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग बेहोवा से जींद जा रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हो गया। कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। हर कोई अपने तरीके से जरूरतमंदों के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहा है। पानीपत में राकेश वर्मा के परिवार ने भी प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाने का काम शुरू किया है। बता दें कि परिवार ने पहले 100 रोटियां बनानी शुरू की थी और अब 1000 से ज़्यादा रोटियां बनाकर लगभग 145 परिवारों को खाना दे रहे हैं। राकेश वर्मा ने बताया कि उन्हें प्रशासन से 125 परिवारों के लिए राशन और खाना भेजने की बात कही थी, लेकिन बार बार फोन करने पर भी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। तो शाम के ऐलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने तोशाम क्षेत्र में टमाटर की खेती करने वाले किसानों के धरने पर पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन दिया। इस मौके पर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वर्तमान सरकार किसान हितैषी नहीं है। किसान चाहे गन्ने की खेती करता हो, धान की खेती करता हो या टमाटर की, सभी किसान परेशान हैं। किसी को पूरा भाव नहीं मिल रहा, किसी भी किसान की फसल नहीं बिक रही।
विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि किसानों तक किसान संबंधी योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है और प्रदेश का किसान पूरी तरह से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि नीलो पार्टी टमाटर की खेती करने वाले किसानों के साथ है और हम इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। लॉकडाउन के बीच लोगों तक खबरें पहुंचा रहे पत्रकारों का प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने उत्साह बढ़ाया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पत्रकार और कर्मयोगियों ने अहम भूमिका निभाई है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, पत्रकार अपनी जान पर खेलकर लोगों को देश दुनिया की खबरों से रूबरू करा रहे हैं। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कर्मयोगियों को गमछा और राशन किट भेंट करके उनका हौसला बढ़ाया। इसके बाद मंत्री मूलचंद शर्मा ने ब्राह्मण धर्मशाला में रुके प्रवासी मजदूरों से भी बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि सभी को उनके गृह जिले तक सही सलामत पहुंचाया जाएगा। तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने एक वीडियो जारी कर प्रवासी मजदूरों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को इस तरह पैदल चलता देख मन दुखी होता है। किरण चौधरी ने कहा कि मैं मजदूरों पर राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन भारत में मजदूरों की जो हालत है वो बहुत ही निंदनीय है। कई लोग मजदूरों की तकलीफ दूर करने के बजाय उन पर हमले कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रवासी मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मजदूरों पर इस बर्बर कार्रवाई ने प्रदेश सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सरकार पर सवाल दागते हुए कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए जारी की गई राहत राशि का कहां इस्तेमाल हो रहा है।